कार में बैठा आरव ट्रैफिक हटने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी कार के शीशे पर किसी ने खटखटाया। आरव ने शीशा नीचे किया तो एक लड़की उसके सामने से बोली, सर प्लीज़ आप अपनी कार थोड़ी साइड कर लीजिए, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। उसकी कोई भी बात आरव को जैसे सुनाई नहीं दी। वो बस उसे देखे जा रहा था। काजल से सनी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, नाक में नोजपिन, रंग गोरा, उस पर उसके खुले बालों की कुछ लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वो बार बार अपने हाथ से कान के पीछे कर रही थी, जिस वजह से उसकी हाथों की चूड़ियां खनखना रही थीं। जब लड़की का ध्यान गया कि वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो उसने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, सर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, कुछ कहा आपने? आरव बोला। तो वो बोली, सर प्लीज़ अपनी कार थोड़ा साइड कर लीजिए, पीछे एम्बुलेंस है, उसे जाने का रास्ता चाहिए, प्लीज़ आप। ओके बेट, आरव ने कहा और कार को थोड़ा साइड कर लिया। उसने लड़की को देखा तो वो बाकी गाड़ी वालों से गाड़ी हटाने को बोल रास्ते के बीच जगह बना रही थी। आरव कार से उतरा और उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में ट्रैफिक लगभग हट गया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन गया। लड़की जल्दी से एम्बुलेंस के पास गई और कुछ बोला तो सामने खड़े आदमी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। तो लड़की ने नामे सिर हिलाते हुए आदमी के हाथ पकड़ लिए और जाने का इशारा करने लगी। फिर रोकने का इशारा करके उसके हाथ में एक चिट रख दी। फिर आदमी हाथ जोड़े हुए एम्बुलेंस में बैठ गया और एम्बुलेंस चली गई। लड़की थोड़ा आगे आई और एक पिंक कलर की स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहनने लगी। तब उसकी नज़र आरव पर गई, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर लड़की मुस्कुराने लगी और स्कूटी स्टार्ट करके उसके पास आकर रुकी। थैंक यू, आज आपकी वजह से 3 जिंदगियां बचेंगी, लड़की ने कहा। तो आरव बोला, 3 कौन? और कौन था उसमें? तुम्हारा कोई करीबी? हाँ 3, पहली वो प्रेग्नेंट लेडी, दूसरा उनका बच्चा और तीसरा इंसान, वो जो एक पति है, जो पिता बनने की ख्वाहिश में है। अगर आज उन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो उन भाई साहब की जिंदगी में तूफान आ जाता। और वो मेरे कोई करीबी नहीं, मैं तो जानती भी नहीं उन्हें, लड़की ने कहा। तो आरव बोला, फिर तुम ये क्यों कर रही थी? इंसानियत। सर आप भी कहाँ मुझे या उन्हें जानते हैं, पर मदद करने आ गए ना, क्योंकि आप में इंसानियत है। मैं भी उसी के नाते मदद की। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है, बाय, थैंक यू, कहकर लड़की स्कूटी स्टार्ट करके निकल गई। आरव बस उसे जाता हुआ देख रहा था। आधे घंटे बाद लड़की की स्कूटी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसने हेलमेट निकाला और नाम पढ़ने लगी, द AR कंपनी। एक लंबी सांस भर के लड़की ने स्कूटी पार की और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर वो बोली, हेलो, यहाँ कंपनी के CEO का केबिन कहाँ है? मुझे उनकी सेक्रेटरी की जॉब मिली है। उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट ने उसे स्माइल दी और कहा, मैम आप यहाँ से लेफ्ट लेकर सेकेंड रूम में जाइए, वहाँ मैनेजर मिल जाएंगे। ओके थैंक यू, कहकर लड़की आगे चली गई। मैनेजर के रूम के सामने जाकर लड़की ने दरवाज़ा नॉक किया। सामने से आवाज़ आई, कम इन। लड़की के अंदर जाने के बाद उन दोनों में कुछ बातें हुई। फिर वो बोला, तो मिस श्रीवास्तव, वेलकम इन अवर कंपनी। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए लड़की बोली, थैंक यू सर। एंड मिस श्रीवास्तव की जगह अगर आप मुझे स्वरा कहकर बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। या ओके स्वरा, अब चलो मैं तुम्हें बॉस का केबिन और तुम्हारी जगह दिखा देता हूँ, कहकर मैनेजर उसके साथ बाहर निकल गया। ओह सर आप आ गए। सर ये आपकी न्यू सेक्रेटरी स्वरा श्रीवास्तव, मैनेजर ने केबिन में घुसते ही कहा। तो सामने खड़ा शख्स पलटा। उसे देखकर स्वरा बोली, आप? तो तुम हो मेरी सेक्रेटरी, आरव ने कहा। तो स्वरा ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं ज़्यादा जान पहचान नहीं करवाता। वैसे स्वरा तुम्हारा केबिन वो है। कहते हुए उसने केबिन से जुड़े दूसरे केबिन की तरफ इशारा किया और फिर वो चला गया। तो आज से काम शुरू करते हैं, मेरा शेड्यूल, आरव बोला। तो स्वरा ने कहा, 5 मिनट सर, मैं आपका शेड्यूल कलेक्ट करके लाती हूँ, कहकर वो बाहर चली गई। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। कुछ वक्त बाद वो वापस आई और आरव को उसका शेड्यूल बताकर अपने कामों में लग गई। उसका पूरा दिन कोई ना कोई फाइल चेक करने में ही निकल गया।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इस बीच आरव और स्वरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब भी स्वरा को कोई चीज समझ नहीं आती तब आरव उसकी हेल्प करता था। आरव राय, उम्र 27 साल, परिवार में माता पिता बहन चाचा चाची, उनका बेटा और दादा दादी। रॉय फैमिली बहुत ही प्यारी थी। आरव के भाई बहन अभी बिजनेस में नहीं आना चाहते थे, इसलिए आरव ही सब कुछ संभालता था। उसके पापा और चाचा कंपनी की दूसरी और तीसरी ब्रांच संभालते थे। माँ और चाची दोनों ही हाउसवाइफ थीं, पर उनका एक एनजीओ भी है जिसे दोनों साथ मिलकर चलाती थीं। आरव की बहन शिल्पी पढ़ाई खत्म करके एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वही आरव का भाई राम कुछ दिन आज़ादी के जीना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई अभी अभी खत्म की थी। स्वरा श्रीवास्तव, उम्र 24 साल, परिवार में पिता हैं जो एक रिपोर्टर हैं, पर एक हादसे में उनके दोनों पैर चले गए। और सौतेली माँ है जो घर पर बैठी हमेशा स्वरा को परेशान करने के नए तरीके ढूंढती रहती है। ऐसे ही एक दिन आरव ऑफिस आया और उसकी नज़र स्वरा पर गई, जो कुछ सोच रही थी। उसे खोया देखकर आरव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं सर, स्वरा आरव से बोली तो वो सिर हिलाते हुए अपने केबिन में चला गया। उसने पूरा दिन नोटिस किया कि जो स्वरा दिन भर एनर्जेटिक रहती है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल होती है, वो आज नहीं है। उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने बात टाल दी। शाम को स्वरा घर चली गई। घर पहुंचते ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी, आ गई महारानी। देखो, ज़्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे भाई के बेटे से शादी कर लो, खुश रखेगा तुम्हें। ज़्यादा खूबसूरती का घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें दिक्कत ही क्या है, जमींदार है, पैसा ही पैसा है। स्वरा की सौतेली माँ रमा बोली तो स्वरा के पापा धर्म बोले, सीधे सीधे बोलती क्यों नहीं हो? शादी के नाम पर मेरी बेटी का सौदा करने चली हो? ये कौन सा तुम्हारा भाई पैदा हो गया है? आज तक तो नहीं था तुम्हारा कोई भाई। दरवाजे पर खड़ी स्वरा उनकी बात सुनकर वापस पलट गई और बाहर चली गई। स्वरा को जाता देखकर धर्म बोले, बेटा कहाँ जा रही हो? आ जाऊंगी पापा, कहकर स्वरा चली गई। रमा बोली, चिंता मत करो, आ जाएगी। जाएगी कहाँ? घूम कर यहीं आना है, कहकर वो कमरे में चली गई। धर्म बस दरवाजे को देखते रह गए। नहीं नहीं, शादी तो करनी होगी, 27 के हो गए, तुम्हारी उम्र के लड़के बाप तक बन चुके हैं और तुम हो कि शादी ही नहीं कर रहे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मरने से पहले किसी की तो शादी देखकर जाऊं, मेरी आखिरी इच्छा ही समझ ले इसे। बहू ने जो रिश्ते देखे हैं उनमें से किसी को पसंद कर, मुझे कुछ नहीं पता, पर एक हफ्ते में मुझे तेरी बीबी इस घर में चाहिए तेरे साथ, कहकर दादी जी खांसने लगी। उन्हें देख आरव ने सिर पीट लिया। पिछले 1 महीने से सब लोग उसके पीछे पड़े थे शादी की माला जपते हुए। तो बता, शर्मा की लड़की से करेगा या वर्मा की या फिर दुबे? कहते हुए आरव की चाची ने कुछ तस्वीरें उसके सामने रख दी। मुझे नहीं करनी शादी, करनी पड़ेगी, नहीं करनी, नहीं नहीं चलेगा, शादी तो करनी ही होगी, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आरव चिल्लाया तो सब साथ में बोले, पर क्यों? क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। आरव फिर चिल्लाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा तो शिल्पी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कौन है वो? कल ही लेकर आ जाओ उसे, कहकर आरव के पापा रूम में चले गए। उनकी बात सुन जहाँ सब खुश हो गए, वहीं आरव ने सिर पीट लिया। सर, आज आपकी मीटिंग है, पर इस बंसल वाली फाइल पर आपके साइन नहीं हैं। अपने कान से फोन लगाए स्वरा बोली तो दूसरी तरफ से आरव बोला, एक काम करो, घर पर आ जाओ फाइल लेकर, फिर यहीं से मीटिंग के लिए चलेंगे। ओके सर, कहकर स्वरा ने फोन काट दिया। अपना बैग लेकर स्वरा निकल गई। आधे घंटे बाद एक नौकर भागते हुए आरव की माँ जानकी के पास आया और बोला, मालकिन एक लड़की आई है, बोल रही है आरव साहब ने बुलाया है। लड़की? आरव? जरूर ये वही लड़की होगी जिसकी बात आरव कर रहा था। कहते हुए जानकी ने सबको आवाज लगाई और बोली, वो लड़की आ गई। आरव ने कहा था ना, हाँ वही। सच माँ? शिल्पी ने पूछा तो वो हाँ में सिर हिलाने लगी। तभी सबकी नज़र दरवाजे से दाखिल होती स्वरा पर गई। हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती,
बाल खुले थे, कानों में झुमके, हाथों में हल्के गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देख जानकी ने इशारे से वहीं रोक दिया। जानकी उसके पास आ गई और उसकी आरती करके बोली, अब आओ, माफ करना बेटा, आरव ने तुम्हारे आने की खबर ही नहीं दी, वरना हम सब तैयारी से रहते। चलो कोई बात नहीं, तुम आई तो सही। वैसे नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम स्वरा श्रीवास्तव। स्वरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अरे हिचकिचाओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो, चाची ने कहा। फिर उसके चेहरे को हथेली में भरकर बोली, हाय कितनी सुंदर है, बिल्कुल किसी परी की तरह है ना जिज्जी? हाँ वो तो है, आओ बेटा बैठो यहाँ, कहकर जानकी ने उसे सोफे पर बिठा दिया। आरव के पापा उमेश बोले, रहती कहाँ हो बेटा? कौन कौन है परिवार में? तुम्हारे पिता क्या करते हैं? परिवार में पापा और छोटी माँ हैं, स्वरा ने कहा। तो जानकी बोली, छोटी माँ? वो मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए ही चली गई, तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, स्वरा ने कहा। तो चाचा बोले, करते क्या हैं वो? पापा रिपोर्टर थे, 6 महीने पहले एक हादसे में उनके दोनों पैर चले गए। छोटी माँ हाउसवाइफ हैं, स्वरा ने कहा। तो दादाजी बोले, बेटा खाना बनाना आता है? हाँ आता है। रॉय फैमिली स्वरा से सवाल जवाब कर रही थी, तभी वहां आरव आया। सब कुछ देख आरव समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे लगा अब उसकी पोल खुलेगी, सबको पता चल गया होगा कि कल जो उसने कहा वो झूठ था, वो भागता। इससे पहले ही शिल्पी बोली, भाई भी आ गए। उसकी बात सुन सबकी नज़र आरव पर चली गई। वहीं आरव ने सिर पीट लिया और मन ही मन शिल्पी को कोसने लगा। आजा बेटा, देख हमने बहुत सारी बातें कर ली स्वरा से, मुझे तो बहुत पसंद आई ये, जानकी ने कहा। तो आरव को समझ आया कि उसका झूठ पकड़ा नहीं गया। वो जल्दी से सबके बीच आया और बोला, मुझे स्वरा से बात करनी है, अकेले में, अभी आता हूँ, कहकर उसने स्वरा का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाकी सब उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे। वहीं स्वरा कन्फ्यूजन से सबको और आरव को देख रही थी। कमरे में आकर आरव ने दरवाजा बंद किया। ये क्या हो रहा था सर? आपकी हर सेक्रेटरी से ऐसे ही सवाल होते हैं क्या? एक पल के लिए मुझे लगा कि आपकी फैमिली मेरे घर आई है रिश्ता लेकर, क्योंकि जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे ना, वो सवाल लड़की देखने जाते हैं तभी पूछते हैं। अरे सर आप अपना सिर क्यों पकड़े हैं? सर दर्द हो रहा है क्या? स्वरा बोले जा रही थी। वहीं आरव ने टेंशन में अपना सिर पकड़ लिया था। वो तुमसे ये सारे सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी नज़र में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आरव ने कहा। तो स्वरा बोली, व्हाट? धीरे बोलो, आरव ने कहा। तो स्वरा बोली, पर मुझे क्यों? उसकी बात सुन आरव ने उसे कल की बात बताई। तो आपने झूठ कह दिया और आपके पापा ने फरमान सुना दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड आज यहाँ आनी चाहिए। हाँ, और आज आई कौन मुझसे मिलने? तुम। इसलिए सबको लग रहा है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब अगर सच बताया तो सबको पता चल जाएगा कि कल जो मैंने कहा वो सब झूठ था, फिर मेरी शादी जबरदस्ती किसी से कर देंगे। नो नो नो, कहते हुए आरव खड़ा हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद स्वरा बोली, अब क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी? आरव ने कहा। तो स्वरा उसे देखने लगी। आरव घुटनों के बल बैठकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज, चाहे तो बदले में तुम मुझसे जितने दिन की चाहो उतने दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हारी सैलरी भी कट नहीं होगी। तुम चाहो तो सैलरी भी बढ़ा देता हूँ, पर प्लीज प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसे इतनी मिन्नतें करते देख स्वरा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों बाहर आए और सबके बीच बैठ गए। कुछ देर सबके साथ रहकर वो दोनों निकल गए। बाकी सब बहुत खुश थे। जानकी, मुझे स्वरा बहुत पसंद आई। चाची, मुझे भी। देखिए ना, आज के दौर में भी कितनी सिंपल और सादगी से भरी है। चाचा, ऐसी लड़कियां आसानी से नहीं मिलती भाई साहब। आरव की पसंद बहुत अच्छी है। दादाजी, सच में बच्ची बहुत प्यारी थी। शिल्पी, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरे हैंडसम भाई और ब्यूटीफुल सी भाभी के बच्चे कितने प्यारे होंगे। उमेश, बस बस, अब चलो अपने कामों पर लग जाओ। सब अपने अपने कमरे में चले गए। उमेश ने अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगे। स्वरा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। रमा टीवी के सामने बैठी मज़े से सीरियल देख रहे थे। धर्म चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके घर के सामने आकर एक कार रुकी।
कार के रुकने की आवाज़ सुन रमा दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोल दिया। अपने सामने एक आदमी को देखकर वो बोली, आप कौन हैं? मिस्टर धर्म श्रीवास्तव यहीं रहते हैं? सामने खड़े शख्स ने कहा। तो वो हाँ बोली और अंदर आने का इशारा किया। शख्स घर के अंदर आया और धर्म को देख हाथ जोड़ते हुए बोले, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। पर आप कौन? धर्म ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो शख्स बैठते हुए बोले, आप मुझे नहीं जानते? सच कहूँ तो मैं भी आपको नहीं जानता। मेरा नाम उमेश रॉय है। आपके बारे में मुझे स्वरा से पता चला। उमेश ने कहा तो धर्म बोले, पर स्वरा, वो स्वरा कल घर आई थी तो आरव और स्वरा कहते हुए उन्होंने कल की सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर रमा की आंखें फैल गईं। वहीं धर्म के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। हे भगवान, मेरी पैसा उगलने वाली चिड़िया उड़ तो नहीं जाएगी, रमा ने मन ही मन कहा। तभी धर्म बोले, तुम देख क्या रही हो? जाओ इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। उनके कहने पर रमा किचन में चली गई। स्वरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कलमुही, कहाँ मुंह काला करने की तैयारी है? कौन है ये आरब? वो आदमी क्यों आया है? आरब सोचते हुए स्वरा किचन के दरवाजे तक गई। उसके पिता के साथ उमेश को देखकर स्वरा की सांसें रुक गईं। तभी उसके कानों में उमेश के बोल पड़े, भाई साहब, बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को आपकी बेटी पसंद है। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। भाई साहब, अगर स्वरा का रिश्ता आपसे जुड़ता है तो हमसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, धर्म ने कहा और हाथ जोड़ दिए। उनकी बातें सुनकर स्वरा और रमा दोनों का दिल धक से रह गया। स्वरा के दिमाग में उनकी बातें घूम ही रही थीं कि धर्म ने उसे देखा और बुलाया, स्वरा बेटा यहाँ आओ। उनकी बात सुन वो उनके पास गई। वो बोले, हर चीज़ बताती हो, ये बात क्यों नहीं बताई? अब देखना, बहुत धूमधाम से शादी करूँगा तुम्हारी। स्वरा ने उनका खुशी से भरा चेहरा देखा। फिर उमेश के चेहरे पर भी वही खुशी देखी। धर्म ने उसे पैर छूने का इशारा किया तो स्वरा ने उमेश के पैर छूने चाहे तो वो उसे रोकते हुए बोले, बेटियां पैर नहीं छूती, कहकर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। चाय नाश्ते के बाद उमेश चले गए। स्वरा कमरे में आई और फोन उठा लिया। कॉल करने ही वाली थी कि उसका फोन चार्जिंग ना होने से बंद पड़ गया। चार्जिंग पर फोन लगाकर स्वरा चिंता करते हुए बेड पर बैठ गई। चार्जिंग होने के बाद उसने आरब का नंबर डायल किया पर आरब ने फोन नहीं उठाया। सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेट, आज तो उनकी मीटिंग थी शायद। ओह सिट, बस सर को मेरे कॉल दिख जाएं। हाय, क्या करूं मैं? ऐसे ही सोचते हुए पूरा दिन निकल गया। शाम के 5:30 बजे स्वरा का फोन बजा। उसने देखा तो आरब का कॉल था। फोन उठाते ही आरब बोला, स्वरा, इतने कॉल किए, कोई बात है क्या? क्या हुआ? सर, स्वरा ने रुआंसा होते हुए कहा। क्या हुआ? आरब ने फिर पूछा तो स्वरा बोली, हम मिल सकते हैं क्या सर? प्लीज़, फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी। कहाँ मिलें? आरब ने पूछा तो स्वरा बोली, ऐसी जगह जहाँ चाय मिल जाए। उसकी बात सुन आरब हल्का हंसा और बोला, एक काम करो, तुम ही सोच लो कहाँ मिलना है। लोकेशन सेंड कर देना, मैं 6 बजे मिलता हूँ। ओके, स्वरा ने कहा और जल्दी से रेडी होकर निकल गई। आरब एक रेस्टोरेंट के सामने था। उसने कार पार्क की और अंदर चला गया। उसकी नज़र कुछ दूर पर बैठी स्वरा पर गई, जो आलती पालथी लगाकर बैठी थी, जिसके सामने 2 खाली चाय के कप थे और फिलहाल मैडम तीसरा कप खाली करने में लगी थी। बार बार वो एंट्रेंस गेट की तरफ देखती और नाखून चबाते हुए चाय का घूंट भर रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन और नर्वसनेस साफ दिख रही थी। उसकी हरकतें आरब को बहुत क्यूट लग रही थीं। मुस्कुराते हुए वो उसके पास आ गया और बैठ गया। आरब को मुस्कुराता हुआ देख स्वरा चिढ़ गई और बोली, ज्यादा बत्तीसी मत निपोरिए। उसकी बात सुन आरब की मुस्कान और बढ़ गई। मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगी वो सुनने के बाद ये मुस्कान की चमकान हवा हो जाएगी। स्वरा ने कप में बचा आखिरी घूंट भरते हुए कहा तो आरब उसे देखने लगा। स्वरा ने वेटर से कहकर 2 कप चाय मंगवाई और बोली, आपको पता है क्या हुआ है? आज सुबह से फोन कर रही हूँ। कहाँ थे आप? फोन क्यों नहीं उठाया? ये बीबियों जैसे सवाल क्यों पूछ रही हो? आरब ने कहा तो स्वरा उसे देखने लगी। तभी वहाँ वेटर आया और चाय रखकर चला गया।
स्वरा ने एक कप उठाया और बोली, क्योंकि मैं आपकी बीबी बनने ही जा रही हूँ तो सोचा थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लूँ। उसकी बात सुन आरब के हाथ से कप फिसलते फिसलते बचा। मतलब? आरब ने पूछा तो स्वरा ने उसे सुबह जो कुछ हुआ वो बता दिया। क्या पापा घर आए थे रिश्ता लेकर? शादी तय हो गई? तुम बीबी बनोगी मेरी? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? आरब बोला तो स्वरा उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि आपके पापा की नज़र में मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर वो पूछते मना करने की बजाय तो सच बता देती क्या? आरब बोला, पर तुम्हारे पापा ने बिना किसी सवाल जवाब के हाँ कैसे कर दिया? स्वरा, क्योंकि पापा मुझे बचाना चाहते हैं। आरब, बचाना चाहते हैं? पर किससे? स्वरा, छोटी माँ से। पता है, अगर आपके पापा और मेरे पापा की नज़र में हम दोनों लवर्स ना भी होते और आपके पापा नॉर्मली भी रिश्ता लेकर आते ना, तो पापा हाँ ही कहते। हाँ, उस वक्त बस सवाल जवाब जरूर होते। पर पता है पापा ने कोई सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पापा ने कह दिया था कि हम दोनों के बीच प्यार है, तो बस कर दिया हाँ पापा ने। आरब, पर ऐसा क्यों? स्वरा, क्योंकि छोटी माँ चाहती हैं कि मैं उनके गांव के जमींदार के बेटे से शादी करूं। आरब, मैं कुछ समझा नहीं। स्वरा, देखिए 6 महीने पहले एक शादी में जमींदार के बेटे ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। शादी करना चाहता है मुझसे, पर वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, बहुत गंदा है, गांव का बहुत बड़ा मवाली गुंडा है। उसने मेरी छोटी माँ को पैसों का लालच दिया और तभी से वो चाहती हैं कि मैं उस मवाली से शादी कर लूँ। पापा नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, पहले ही उनकी हालत खराब है। अगर इस बीच मेरे साथ कोई जबरदस्ती होती है तो वो मुझे नहीं बचा पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके पापा की बात सुनकर हाँ कह दिया। छोटी माँ का तो मुंह बन गया है, क्योंकि उनके सोने की मुर्गी हाथ से निकल रही है। एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारी छोटी माँ तुम्हें बेच रही हैं, आरब ने कहा। तो स्वरा ने अपना सिर उठाकर कहा, और पापा अपनी बेटी को बिकता नहीं देख पाएंगे। आरब ने उसकी आंखों में देखा जहां आंसू भरे हुए थे। आरब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे दे दिया। स्वरा ने आंखें पोंछी, तभी उन दोनों के फोन बजे। आरब के फोन पर शिल्पी कॉल कर रही थी, वहीं स्वरा को धर्म फोन कर रहे थे। हेलो पापा, स्वरा ने कहा तो धर्म बोले, बेटा खुशखबरी है, समधी जी का फोन आया था। वो सुबह तुम्हारी कुंडली लेकर गए थे। 36 गुणों में से 32 गुण मेल खा रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से कहकर शादी की तारीख निकलवाई है। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है बेटा। आज से ठीक 10 दिन बाद तेरी डोली उठेगी इस घर से। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आते वक्त मिठाई का डिब्बा लेते हुए आना। घर आ जाओ जल्दी, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उसने आरब की तरफ देखा, जो फोन कानों से लगाए शिल्पी की बात सुन रहा था। कुछ पलों बाद फोन साइड में रखकर बोला, 10 दिन बाद हमारी शादी है। स्वरा ने उसकी बात खत्म की और दोनों ने एक दूसरे को थका हुआ एक्सप्रेशन दिया और दोनों ही चाय पर फोकस करने लगे। अपनी चाय खत्म कर बैग उठाते हुए स्वरा बोली, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके कहने पर आरब उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या मतलब? चाय खत्म तो अब टाटा बाय बाय? कल ऑफिस खत्म होने के बाद बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, स्वरा ने कहा तो आरब बोला, चाय पीने के बाद लोगों की नींद उड़ती है, तुम्हें सोना है? हाँ, नींद उड़ती है चाय पीने से, पर जो हो रहा है ना उससे मेरे साथ उल्टा हो रहा है। एक काम करिए, आप भी घर जाकर सो जाइए, बाय। कहकर स्वरा वहाँ से चली गई। आरब भी कुछ देर बाद घर चला गया। जब स्वरा घर पहुंची तो वो धर्म के पास गई। रास्ते में उसने सोच लिया था कि वो पापा को सब सच बताएगी और कहेगी कि कोई भी बहाना बनाकर रिश्ता रोक दो। इस बारे में उसने आरब से भी बात की फोन पर। तब उसने जो तुम्हें ठीक लगे कहा, कहकर फोन काट दिया। जैसे ही स्वरा ने बात करने के लिए मुंह खोला तो धर्म बोले, मैं बहुत खुश हूँ बेटा तेरे लिए। मुझे हमेशा से चिंता थी कि मेरे बाद क्या होगा तेरा, पर अब मैं चिंता मुक्त हूँ। इस खुशी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उनके चेहरे पर खुशी और चमक साफ देख पा रही थी। उन्हें इतना खुश देखकर स्वरा से कुछ बोला ही नहीं गया। सोने का बहाना करके स्वरा रूम में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आरब को फोन किया। हेलो, आरब बोला तो सिसकियां भरते हुए स्वरा बोली, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोल पाई। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं। उन्हें इतना खुश देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। कहते हुए स्वरा रोने लगी। हे स्वरा, प्लीज डोंट क्राई, रोना बंद करो। नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, प्लीज तुम रोना नहीं।
आरव ने चिंता भरे स्वर में कहा तो स्वरा ने हम कहा और फोन काट दिया। स्वरा की रोती आवाज अभी भी आरव के कानों में गूंज रही थी। उससे रहा नहीं गया तो वो स्वरा के घर के पास आया और फिर चोरी से स्वरा के घर में घुस गया। छुपते हुए वो स्वरा के रूम में पहुंचा। तभी दरवाजे की आवाज आई तो आरव अलमारी के आड़ में छुप गया। रमा कमरे के अंदर आई और फोन को कान से लगाते हुए बोली, देखो रामू, तुम ना ऐसा करो, कल परसों यहाँ आ जाओ और इस कलमुही को साथ ले जाओ। अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि किसी लड़के के साथ भाग गई। अरे हाँ हाँ, जैसे चाहो वैसे रखो, रानी बनाकर या सिर पर चढ़ाकर या पैरों तले रौंद दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले पूरी रकम दे देना, फिर ले जाना इसे, वरना और भी पैसे वाले पड़े हैं इसकी जवानी के लिए। कहते हुए रमा मुस्कुराने लगी। आरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। चेहरा गुस्से से भर चुका था उसका, पर खुद को कंट्रोल करते हुए वो वहीं पर रहा। रमा के जाने के बाद वो बाहर निकलकर स्वरा के बिस्तर के पास आया। बिस्तर पर सोई स्वरा ने करवट ली और आरव की तरफ पीठ कर ली तो आरव दूसरी तरफ चला गया। उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। कोई हाथ नहीं लगा पाएगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। कुछ वक्त वैसे ही बैठे रहने के बाद आरव चला गया। अगली सुबह स्वरा की आंख खुली। तैयार होकर अपने वक्त पर स्वरा ऑफिस पहुंच गई। आरव आया तो उसने देखा स्वरा बहुत परेशान है। उसे देख मन ही मन बोला, क्या हो गया मेरी जान को? हमेशा खिलती मुस्कुराती मेरी स्वरा मुरझाए फूल की तरह रहती है। सब गलती मेरी है। सर कहाँ खो गए? मैनेजर ने कहा तो नामे सिर हिलाते हुए चला गया। आधे घंटे बाद आरव स्वरा से बात करने उसके केबिन में गया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी स्वरा ने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया। आरव ने जाकर उसका कंधा थपथपाया। अचानक से स्वरा खड़ी होते हुए बोली, हाथ मत लगाना। ओह सॉरी, आरव ने कहा तो स्वरा ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोली, सर आपको नहीं कहा वो मैंने आपको ऐसा नहीं। क्या हुआ है स्वरा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहते हुए आरव का ध्यान स्वरा के हाथ पर गया, जिस हाथ पर जोर से पकड़ने का निशान था। उस निशान को देख आरव ने स्वरा से सवाल किया तो वो बोली, रास्ते में आते वक्त कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, जबरदस्ती हाथ पकड़कर साथ ले जाने की बात कर रहे थे। स्वरा ने कहा तो आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। फाइल रेडी रखो, 15 मिनट बाद मीटिंग है, कहकर आरव चला गया। यूं ही दिन बीत गया। स्वरा शादी और बाकी बातें आरव से करना चाहती थी, पर आरव ने घर जाने को कह दिया। आरव देख सकता था उसकी आंखों में डर, पर फिर भी उसे जाने को कहा। स्कूटी लेकर स्वरा निकल गई। उसी के कुछ पीछे आरव की कार चल रही थी। सुबह जिन लड़कों ने स्वरा को परेशान किया था, उन्होंने फिर से स्वरा का रास्ता रोका। उसने ध्यान नहीं दिया और जाने लगी तो एक लड़के ने उसका बैग उठाकर रास्ते पर फेंक दिया। स्वरा स्कूटी को साइड करके उतर गई और बैग उठाने लगी तो दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे जाने मन, तू क्या सोचा है मेरे बारे में? कब चलोगी? कहो तो रूम बुक कराऊं। उसकी बातें सुन स्वरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नजरें नीची कर लीं और हाथ पीछे खींचने लगी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, नहीं स्वरा, आज अगर नजरें झुकाई तो आज का दिन याद कर, हमेशा खुद को खुद की ही नजरों में गिरा पाओगी। नजरें झुकाओ मत, इन्हीं आंखों में आंसू की जगह गुस्सा भरो। हाथ पीछे खींचने से नहीं, हाथ उठाने से इज्जत बचेगी। जितना डरोगी उतना लोग डराएंगे, कभी बाहर वाले तो कभी अपने। अंजाम जो हो, सही के लिए लड़ना सीखो। लड़ो स्वरा, जो भी होगा देख लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव के शब्द सुन स्वरा ने नजरें उठाकर मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे हाथ बांधे खड़ा आरव दिखा। आरव की बात याद कर स्वरा ने उस लड़के को देखा और फिर उसे उसकी बातें याद आ गईं। बात याद आते ही स्वरा ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया और उसी हाथ से घुमाकर एक थप्पड़ लड़के के गाल पर रसीद किया। लड़का सीधे जमीन पर जा गिरा। स्वरा ने देखा गाल पर हाथ रखे लड़का दर्द में तड़पता हुआ जमीन पर गिरा हुआ उसे हैरानी से देख रहा था। स्वरा ने लड़के को देखा, फिर अपने हाथ को। उसे जमीन पर गिरा देख स्वरा के फेस पर स्माइल आ गई। स्वरा के फेस पर क्यूट सी स्माइल देखकर आरव भी मुस्कुराने लगा।
तभी जिस लड़के ने बैग फेंका था वो लड़का स्वरा की तरफ बढ़ा और उस पर हाथ उठा था। उससे पहले ही आरव आगे बढ़ा और स्वरा का हाथ पकड़ उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख मुट्ठी बनाकर लड़के के चेहरे पर मुक्का मार दिया। लड़का पीछे जा गिरा। स्वरा हैरानी से अपने हाथ को देख रही थी। आज कहाँ से पावर आ गई मुझ में, वो खुद से बोली। तो आरव उसे देखने लगा। तीसरा लड़का मारने आगे आया पर आरव ने उसे भी मुक्का जड़ दिया। एक एक करके सबको आरव ने धो दिया। स्वरा साइड में खड़ी बस इसी बात से खुश थी कि उसने एक लड़के को थप्पड़ और एक लड़के को मुक्का मारा। थोड़ी बहुत मार पिटाई के बाद सारे लड़के भाग गए। आरव ने स्वरा का गिरा हुआ बैग उठाया और स्वरा को देते हुए कहा, जरूरी नहीं हर मोड़ पर, हर रास्ते पर कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो। खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इज्जत बेशकीमती चीज है, उसके लिए किसी पर भी हाथ उठाना पड़े तो डरना नहीं। हम चलो घर जाओ। थैंक यू सर, स्वरा ने कहा तो आरव ने स्माइल दी और कार की तरफ जाने लगा। स्वरा भी अपनी स्कूटी के पास आ गई। कुछ ही पलों में दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर पहुंचकर आरव ने हॉल में सबको बैठे देखा तो उसने पूछा, क्या भाई आज सबके सब साथ में बैठे हैं, क्या बात हो रही है? आपकी शादी की, शिल्पी ने कहा तो आरव सबके चेहरे देखने लगा। कल ऑफिस मत जाना, कल तुम्हारा तिलक है। ज्यादा बड़ा नहीं, बस घर के लोगों के बीच। कल तुम्हारी और स्वरा की अंगूठियां बदल दी जाएंगी और फिर 5 दिन बाद से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाएगी, उमेश ने कहा तो आरव की सांसें अटक गईं। मन ही मन वो बोला, कहाँ मैं शादी रोकने पर लगा हूँ, कहाँ ये और मुझे फंसा रहे हैं। तभी उसका फोन बजा। फोन की स्क्रीन देखी जहाँ स्वरा का नाम शो हो रहा था। वो फोन उठा था। इससे पहले ही शिल्पी ने उसके हाथ से फोन लिया और स्पीकर पर डालकर बोली, जी बोलिए भाभी। शिल्पी की आवाज सुन स्वरा के शब्द गले में ही अटक गए। स्वरा बेटा कैसी हो, दादी ने पूछा तो हिचकिचाते हुए स्वरा ने जवाब दिया, जी दादी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और बाकी सब? हम सब ठीक हैं भाभी, बस भैया का दिल नहीं लगता आपके बिना। शिल्पी की बात सुन आरव और स्वरा का दिल धड़क उठा। आपको भाई की याद आ रही है भाभी? शिल्पी ने पूछा तो स्वरा से कुछ बोला ही नहीं गया। जानकी बोली, क्यों छेड़ रही है दोनों को? इसकी बात पर ध्यान मत दो बेटा। और बताओ घर पर सब कैसे हैं? कल के लिए तैयारियां शुरू हो गईं क्या? हाँ वो थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। स्वरा ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ धर्म बैठे कल होने वाले तिलक की तैयारी कर रहे थे। क्या वहाँ आरव सर हैं? मुझे उनसे छोटा सा काम था, स्वरा ने कहा तो शिल्पी बोली, हाँ हाँ भाभी भैया यहीं बैठे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका फोन आए और भैया यहाँ से हिलें। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और आरव उसे घूरने लगा। फिर बोला, बोलो स्वरा। सर आपकी कल मिस्टर मेहरा के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, तो कल अगर तिलक का फंक्शन होता है तो आप मीटिंग करेंगे या नहीं, बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी मिस्टर मेहरा की सेक्रेटरी का फोन आया था। तो स्वरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आरव के कुछ भी कहने से पहले उमेश बोले, स्वरा बेटा कल की जितनी भी मीटिंग हैं उन्हें कैंसिल कर दो और तुम भी कल छुट्टी पर हो, याद रखना। जी, स्वरा ने जवाब दिया। अरे बेटा जरा मंडप वाले शुक्ला जी को फोन लगा दो, उनसे बात करके अरेंजमेंट कर देता हूँ। धर्म की पीछे से आवाज आई। उनकी आवाज सुन जानकी बोली, अच्छा बेटा अब रखते हैं, तुम आराम करो। स्वरा हम में जवाब दिया, हम ठीक है मैं आ रहा हूँ, आरव ने कहा तो स्वरा ने फोन काट दिया और बैग उठाकर बाहर जाने लगी। उसे जाता देख रमा चिढ़ते हुए बोली, अरे ओ महारानी अब कहाँ जा रही है मटर गश्तियाँ करने? इतनी रात को घूमने जाने में शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही, आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत बेशर्म हो गई हूँ। स्वरा ने भी उसी टोन में जवाब दिया और निकल गई। देखा कैसी बातें कर रही है, रमा ने कहा तो धर्म बोले, कुछ कहा तुमने? उनकी बात सुन रमा चिढ़ गई और कमरे में चली गई। कार की बोनट पर स्वरा आलती पालथी लगाकर बैठी थी। आरव कार से टिक कर खड़ा था। वहीं से एक चाय वाला अपनी साइकिल पर चाय बेच रहा था। उसे रोकते हुए स्वरा ने कहा, अरे चाय पिला दो चाचा। उसने चाय खरीदी। आरव ने भी एक कप ले लिया। चाय वाला जाने लगा तो स्वरा रोकते हुए बोली, अरे अंकल रुक जाओ, अभी और 10-12 कप लूंगी। उसकी बात सुन आरव और चाय वाला उसे देखने लगा। इतनी चाय पीकर क्या मिलता है? आरव ने कहा तो स्वरा बोली, सुकून।
जिस प्रॉब्लम में आपने फंसाया है उसे सुकून मुझे यही चाय देती है बस। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फैमिली को हम सच बता नहीं सकते, अगर बता दिया तो बहुत बुरा होगा। पूरी फैमिली इस शादी से खुश है, उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आरव ने कहा तो स्वरा बोली, पापा भी बहुत खुश हैं शादी के नाम से। मंडप वालों से लेकर कैटरिंग वाले तक बुक कर दिए पापा ने। रिश्तेदारों की लिस्ट भी तैयार कर चुके हैं पापा। मैंने पापा को पहली बार इतना खुश देखा है। मैं सच में उनके चेहरे से वो खुशी नहीं छीन सकती। देखो बच्चा लोग, हम तुमसे बड़े हैं, हमें समस्या बताओ, हम उपाय बताते हैं। पसंद आया तो ठीक, वरना जो करना है कर लो। चाय वाले ने कहा तो स्वरा और आरव एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो स्वरा ने आरव से इशारे में पूछा, बदले में आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन दोनों ने चाय वाले को सब बता दिया। हम तो ये बात है, हाँ यही बात है, और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। स्वरा ने मायूस होते हुए कहा। तो चाय वाला झट से बोला, शादी कर लो। क्या? दोनों ने एक साथ कहा और चाय वाले को देखने लगे। देखो बेटा, जिंदगी में कभी ना कभी तो तुम दोनों को शादी करनी है। अब जो रायता फैला है उसे समेटना भी है। तुम लोग अपने परिवार को सच नहीं बता सकते। पूरी बातों का हिसाब करके देखें तो तुम दोनों के पास शादी के सिवा कोई उपाय नहीं है। वैसे भी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो शादी करने में क्या समस्या है। कर लो शादी। ये चाय पियो और शांति से सोचो, हमें घर जाना है। राम राम कहते हुए चाय वाला उनके सामने से चाय लेकर निकल गया। स्वरा ने कप उठाया और होठों से लगाया। कुछ पल की खामोशी के बाद स्वरा उठ खड़ी हुई। क्या सोचा है? आरव ने पूछा तो स्वरा बोली, मैं चाय वाले से सहमत हूँ, क्योंकि सच यही है कि मैं पापा को सच बता नहीं सकती। अगर इसके अलावा कोई और प्लान है तो बोलिए, वरना कर लीजिए मुझसे शादी। शादी के लिए तैयार हूँ मैं, क्योंकि सच अगर पता चला तो घर पे जो हाल होगा वो सबसे बदतर होगा। आरव ने कहा तो स्वरा बोली, क्यों मिस्टर आरव राय को क्या चप्पलें पड़ेंगी? हाँ ना, आरव ने सपनों से बाहर आते हुए कहा। उसकी घबराहट देखकर स्वरा हंसने लगी और आरव उसकी हंसी में कहीं गुम हो गया। आरव के सामने खड़ी स्वरा कमर पर हाथ रखकर बोली, शादी के बाद मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे ना? उसकी बात सुन आरव मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए स्वरा बोली, ओके बट लिसन वन थिंग, मैं मेरी सैलरी जरूर लूंगी। ये नहीं कि घर की कंपनी है तो सैलरी नहीं दोगे, ये नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर आरव हाँ में सिर हिलाते हुए हंसने लगा। उसे लगा जैसे वो स्वरा वापस आ गई, जिसमें कूट कूट कर बचपना और मासूमियत भरी है। और एक बात, मेरी पूरी सैलरी पापा के पास जाएगी, मेरा खर्चा आप ही उठाएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बीबी बनने का थोड़ा तो फायदा हो। स्वरा सोचते हुए बोली। उसकी बात सुन आरव बोला, बस लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जो भी करना हो करना, अभी घर चलें। हाँ, स्वरा ने कहा। तो आरव और स्वरा दोनों कार में बैठ गए। स्वरा को घर छोड़ आरव जाने लगा तो स्वरा बोली, सर घर नहीं आएंगे? नहीं, अब सीधे कल आऊंगा, कहकर मुस्कुराते हुए आरव चला गया। घर में घुसते ही रमा स्वरा पर बरसते हुए बोली, अरे कल मुंही, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल रख। कल ही तेरे आशिक का बाप यहाँ तेरा रिश्ता लेकर आया है। पूरे मोहल्ले में तेरी शादी के बारे में पता है। ऐसे किसी गैर मर्द के साथ इतनी रात को घूमते हुए शर्म नहीं आ रही? बोला ना शर्म नहीं आती। आपको देखकर मैं भी बेशर्मी हो गई हूँ, और अपने होने वाले पति के साथ घूमने में कौन सी शर्म भला? स्वरा ने कहा तो धर्म बोले, बेटा दामाद जी आए थे। जी पापा, वही मुझे घर तक छोड़कर गए। स्वरा ने शालीनता से जवाब दिया तो वे बोले, अरे दामाद जी को अंदर क्यों नहीं लाई, हम मिल लेते उनसे। उन्होंने कहा कि वो सीधा कल ही आएंगे। स्वरा ने जवाब दिया तो धर्म ने सिर हिलाया तो स्वरा अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह, आरव बेटा उठ जा, कैसा लड़का है ये, आज के दिन तो जल्दी से उठ जाता। अरे बेटा उठना, चल बेटा, स्वरा के घर भी जाना है 10 बजे। जानकी आरव को उठाते हुए बोल रही थी। स्वरा नाम सुनते ही सोए आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो नींद में ही बोला, स्वरा प्लीज कुछ देर और सोने दो। स्वरा तुम बहुत अच्छी हो। स्वरा आई लव। वो अपनी लाइन खत्म कर पाता उससे पहले ही शिल्पी उसके कानों में जोर से चिल्लाई, भैया
हड़बड़ाते हुए उठ बैठा आरव। जैसे ही उसका ध्यान शिल्पी पर गया, वो उसको पकड़ने उसकी तरफ लपका, पर शिल्पी भाग गई। रुक जा चुड़ैल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए आरव उसके पीछे भागा। आगे आगे शिल्पी और पीछे पीछे आरव। पूरा सीन टॉम एंड जेरी वाला लग रहा था। उन दोनों के हंसने की, भागते हुए एक दूसरे को दिए जाने वाली धमकियों की आवाजें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। उनकी आवाज से सब हॉल में जमा हो गए थे और उनका बचपना देखकर हंस रहे थे। कुछ देर यूं ही चलता रहा, फिर उमेश बोले, बस बस बहुत हुआ, 8 बज रहे हैं, हमें समधी जी के यहाँ ठीक 10 बजे पहुँचना है, तैयार रहो सब, कहकर वो चले गए। बाकी सब भी तैयार होने चले गए थे। सबकी तैयारी हो जाने के बाद स्वरा के घर जाने के लिए सब निकल गए। सुबह से ही रमा भुनभुनाए जा रही थी, पर जब कुछ एक दो मेहमान घर आए तो रमा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। बुआ, उनके पति और 2 बेटियां आई थीं। वहीं स्वरा के माँ के भाई बहन यानी स्वरा के मामा और मासी और उनका परिवार आया था। सब अपने अपने कामों में लगे थे। धर्म अपनी व्हील चेयर पर बैठे हर एक काम को देख रहे थे। अपने दरवाजे से टिकी खड़ी स्वरा अपने पिता को नम आंखों से देख रही थी। तभी धर्म की नज़र उस पर पड़ी। वो बोले, अरे स्वरा बेटा, यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। वो लोग घर से निकल चुके हैं बेटा, आप भी तो तैयार नहीं हुए ना पापा, स्वरा ने कहा। तो वो बोले, मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ, तुम भी जाओ, कहकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। अपने रूम में आकर स्वरा तैयार होने लगी। उसके कमरे में उसकी बहनें आईं और उसकी मदद करने लगीं। आधे घंटे बाद घर के आगे 4 गाड़ियां आकर रुकीं। 3 गाड़ियों से आरव और उसका परिवार और दोस्त निकले। वहीं चौथी गाड़ी से उनके कुछ रिश्तेदार निकले। धर्म और बाकी सब ने उनका स्वागत किया। स्वरा की छोटी बहन फोन हाथ में लिए साइड में खड़ी थी। उसके फोन पर कॉल शुरू था स्वरा का। जैसे ही आरव धर्म के सामने आया, उमेश आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आरव, ये स्वरा के पिता हैं। समधी जी, ये आरव है। उनको देखकर आरव झुका और धर्म के पैर पकड़ने लगा, तो धर्म उसे रोकते हुए बोले, अरे अरे, आप हमारे दामाद हैं, दामाद ऐसे पैर नहीं छूते। आरव उनकी बात सुन हल्का मुस्कुराया और बोला, माफ करिए, पर मैं यहाँ आपका दामाद बनने नहीं आया हूँ। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। कमरे में खड़ी स्वरा ने जब आरव की बात सुनी, उसकी धड़कनें ही रुक गईं। उसे लगा जैसे आरव सच बता देगा और फिर धर्म टूट जाएंगे। पर तभी आरव ने अपनी बात पूरी की और कहा, मैं तो यहाँ आपका बेटा बनने आया हूँ। अगर बेटे को ये हक होता है कि वो अपने पिता के चरण छुए, आशीर्वाद दीजिए। कहते हुए आरव अपने हाथ धर्म के बेजान पैरों से लगा लिया। उसकी बातों से और हरकत से सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। स्वरा आरव की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। नम आंखों के साथ स्वरा मुस्कुराने लगी। उसके सामने उसके बुआ की बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने जब स्वरा को देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी। आरव से कुछ दूर खड़ी शिल्पी राम के कानों में बोली। आते ही भाई ने अपने ससुर जी को इम्प्रेस कर दिया। नॉट बैड भाई। उसकी बात सुन राम मुस्कुराने लगा। सब लोग अंदर चले गए और हॉल में बैठे सब बात करने लगे। इधर कमरे में मौसी की बेटी आई और बोली, दीदी, जीजा जी तो बहुत हैंडसम हैं। हैंडसम? स्वरा बुदबुदाई और उसकी आंखों के आगे आरव का चेहरा आ गया। स्वरा की बहन दोबारा बोली, मुझे तो लगता है जीजा जी जैसा हैंडसम और कोई होगा ही नहीं। होगा होगा, क्यों नहीं होगा, बस इनकी शादी हो जाने दो, फिर जीजा जी जैसा ही एक हैंडसम आएगा। क्यों स्वरा, सही कहा ना मैंने? बुआ की बेटी ने स्वरा को छेड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन न जाने क्यों स्वरा के गाल लाल हो गए। बाहर सबके बीच बैठे आरव को न जाने क्यों बार बार स्वरा का ख्याल आ रहा था। एक बेचैनी महसूस कर रहा था वो। कुछ वक्त बाद पंडित जी बोले, 12:15 पर शुभ मुहूर्त है, तो कन्या को जरा बुला लीजिए यजमान। इसके बाद हमें एक और जगह शुभ काम के लिए जाना है। उनकी बात सुन सबने हामी भरी और बुआ स्वरा को लाने रूम में चली गईं। वापस आई तो उनके साथ स्वरा भी चलते हुए आ रही थी। आरव ने सर उठाकर स्वरा को देखा तो देखता ही रह गया। हल्के नीले रंग का पटियाला सूट पहने अपनी सादगी संभाले खड़ी थी वो। उसे देखते ही आरव के चेहरे पर सुकून आ गया। अब तक जो बेचैनी वो महसूस कर रहा था, वो बेचैनी खत्म हो गई थी। स्वरा ने सबको देखा और हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया।
स्वरा ने आरब को देखा। नीले रंग का कुर्ता पजामा पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। स्वरा को उसकी अपनी बहन की बात याद आ गई। वो हैंडसम है। स्वरा उसे देखने लगी और मन ही मन बोली, सच तो है, सर हैं बहुत हैंडसम। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। जानकी की आवाज़ स्वरा के कानों में पड़ी तो स्वरा जाकर आरब के पास बैठ गई। थोड़ी बहुत रस्में करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाते हुए दोनों के ही हाथ कांप रहे थे और दोनों की ही नजरें एक दूसरे में उलझी थीं। वक्त यूं ही बीत गया। सब लोग साथ में खाना खाने बैठे थे। तभी बुआ की बेटी बोली, अच्छा मैंने सुना है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये सच है? उसकी बात सुन आरव और स्वरा के हाथ रुक गए। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर अपने परिवार वालों को उनका चेहरा देख दोनों ने ही हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगे। शिल्पी बोली, अरे हाँ भैया, आपने तो कभी अपनी लव स्टोरी बताई ही नहीं हमें। बताइए ना लव स्टोरी अपनी हमें। उसकी बात सुन स्वरा आरब को देखने लगी। आरब ने भी नजरें उठाकर स्वरा को देखा। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों, तुम बोलो। आरब हकलाते हुए बोला, वो हमारी लव स्टोरी, वो ना, वो हाँ, वो स्वरा बताएगी। बताओ स्वरा, कहकर उसने अपने मुंह में गुलाब जामुन भर लिया। स्वरा उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि बाकी सब उसे ही देख रहे हैं तो वो बोली, वो ना, वो हम एक दो बार मिले थे पहले, फिर मैं अनजाने में इन्हीं की कंपनी में जॉब के लिए चली गई थी। वहीं पर हम दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो गईं। बस फिर जो होना था हो गया। क्या हो गया? शिल्पी ने आंखों ही आंखों में शरारत भरते हुए कहा। तो राम बोला, शादी तय हो गई है ना भाभी? उसकी बात सुन स्वरा ने पहले उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। चैन की सांस लेकर स्वरा खाना खाने लगी। तभी मासी की सबसे छोटी 8 साल की बेटी अरू बोली, दीदी छोटा हैंडसम कब लाओगी? उसकी बात सुन बुआ की बेटी मासी की दूसरी बेटी के हाथ रुक गए और दोनों मुस्कुराते हुए स्वरा को देखने लगी। स्वरा की सांसें रुक गईं। कौन सा हैंडसम? जानकी ने पूछा तो स्वरा बत्ती सी चमकाते हुए बोली, कुछ नहीं। अरू ने कहा। वो नीलू दीदी ने कहा, जीजाजी बहुत हैंडसम हैं। तो पिंकी दीदी बोली। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले स्वरा बोली, ये कुछ भी बोलती रहती है। कहते हुए स्वरा ने गुलाब जामुन अरू के मुंह में भर दिया और इशारे में उसे ना कहने लगी। उसकी हरकत पर आरव उसे देखने लगा। स्वरा ने देखा तो मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगी। अपने मुंह का गुलाब जामुन खत्म कर अरू बोली। पिंकी दीदी बोली कि स्वरा दीदी बहुत जल्दी छोटा हैंडसम लाएंगी, उसने कहा और सबको देखने लगी। वहीं बाकी सबके हाथ रुक गए। आरव स्वरा को हैरानी से देखने लगा और बाकी सब उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगे। स्वरा नजरें नीचे किए ही बैठी थी। उसे एहसास हो रहा था कि कौन कौन उसे कैसे देख रहा है। स्वरा झट से उठी और बोली, मेरा हो गया, कहकर वो वहां से चली गई। उसकी जल्दबाजी देखकर सब हंस दिए। आरव भी झेप गया। खाना पीना हो जाने के बाद सब अपने घर चले गए। रात का समय। आरव बेड पर उल्टा लेटा अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देख रहा था। अंगूठी देखते हुए आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वरा का चेहरा उसकी आंखों के आगे आने लगा। कैसे उसे अंगूठी पहनाते हुए स्वरा के हाथ कांप रहे थे। आंखें आंखों में उलझी हुई और होठ थरथरा रहे थे। पर अपने पिता और आरव के परिवार को इतना खुश देख उसने मुस्कुराते हुए आरव को अंगूठी पहना दी थी। मुझे नहीं पता आगे चलकर ये रिश्ता कैसा होगा, बस इतना पता है तुम मेरे परिवार की खुशी बन के आई हो मेरी जिंदगी में, और शायद मेरी जिंदगी में भी, आरव ने कहा और उठकर बालकनी में चला गया। चांद को देखने लगा। उसकी आंखों के आगे आज स्वरा का चेहरा बार बार आ रहा था। रोज तो देखता था आरव स्वरा को, पर आज उसके चेहरे पर रोज की तरह चमक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर शालीनता और शर्म थी जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। बालकनी में खड़ी स्वरा आसमान में आए चांद को देख रही थी। उसके हाथों में फोन था जिसमें आरव और स्वरा की तस्वीर थी। जब आरव उसे अंगूठी पहना रहा था, स्वरा की आंखों के आगे आज का हर एक पल आने लगा। स्वरा ने आंखें बंद की तो आरव का हंसता हुआ चेहरा उसे दिखने लगा। आरव को देख स्वरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। उसी के रूम में बैठी उसकी बहनें उसे देख रही थीं। अरू उसके पास आई और बोली, हैंडसम कब लाओगी?
उसकी बात सुन स्वरा ने आंखें खोलीं और उसे घूरते हुए बोली, अरु की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे धीरे से मैंने बोला था ना कि चुप रह जा, फिर भी क्यों बोली तू वहाँ? पिंकी दीदी ने बोला था धीरे से मेरे कान में और कहा अगर बोलूंगी तो वो मुझे चॉकलेट देगी, तो मैंने बोल दिया। अरु की बात सुन स्वरा पिंकी को घूरने लगी तो पिंकी चुपचाप कमरे के बाहर निकल गई। बाकी की बहनें भी चुपचाप निकल गईं। स्वरा तस्वीर देखते हुए वहीं खड़ी रही। अगली सुबह तैयार होकर स्वरा जाने लगी तो मौसी रोकते हुए बोली, कहीं नहीं जाओगी तुम? अब काम पर शादी के बाद ही ध्यान देना। आज से शादी तक तुम काम पर नहीं जाओगी। मौसी ये जॉब है, कोई खेल नहीं जिसे जब मर्जी हो तब खेलो, जब मर्जी हो छोड़ दो। स्वरा ने कहा तो बुआ बोली, नहीं तुम नहीं जाओगी, चलो अपने कमरे में जाओ। उनकी बात सुन पैर पटकते हुए स्वरा कमरे में चली गई। स्वरा ने फोन निकाल कर आरब को कॉल लगा लिया। आरब ने फोन उठाया तो वो बोली, सर मौसी और बुआ कह रही हैं कि शादी होने तक मैं जॉब पर न जाऊं। आरब, लगा ही था मुझे भी, पापा ने कंपनी जाने से मना कर दिया। जो भी मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन कर लो बोल रहे हैं। स्वरा, एक बात पूछूं? आरब, हम। स्वरा, ये शादी का और जॉब का क्या संबंध है? हमारी शादी हो रही है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब हमें घर में कैद कर लें। आरब, मुझे नहीं पता शादी का और जॉब का क्या संबंध है, पर मुझे घर पर बोर हो रहा है। तभी स्वरा को एक और कॉल आने लगा। स्वरा ने कॉल होल्ड पर रखा और दूसरे कॉल का जवाब देने लगी। कुछ वक्त बाद उसने फोन रखा और आरब से बोली, सर अब आपको बोर नहीं होगा? फैमिली ने जॉब पर जाने से मना किया है, बाहर घूमने से नहीं। आप तैयार रहिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ, और हाँ कुर्ता पहन कर आइएगा। कहकर उसने फोन काट दिया। आरब फोन की स्क्रीन को देखने लगा। कहाँ जा रहे हैं हम? आरब ने कार चलाते हुए पूछा। दूसरी सीट पर बैठी स्वरा बोली, जा रहे हैं कहीं, बस आप मेरे बताए रास्ते पर चलते रहिए। कुछ देर बाद कार एक घर के सामने आकर रुकी। स्वरा और आरब कार से बाहर निकले। आरब घर को देखते हुए बोला, ये किसका घर है? लगता है कोई फंक्शन हो रहा है, पूरा घर सजा रखा है। किसका घर है ये? उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए स्वरा बोली, याद है हमारी पहली मुलाकात? वो एम्बुलेंस वाली लेडी और उसके हस्बैंड याद हैं? हाँ, आरब ने कहा तो वो बोली, ये उन्हीं का घर है। दोनों अंदर पहुंच गए थे। वो आदमी शरद, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी बीबी के पास खड़ा था। शरद ने जब स्वरा को देखा तो वो उसके पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते, क्या ये वही हैं जिनके बारे में आपने बताया था? हाँ ये वही हैं, स्वरा ने आरब की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो शरद उन दोनों को अपनी बीबी के पास ले आया। उसकी गोद से बच्चा लेकर स्वरा की गोद में देते हुए बोला, मंजू मैंने कहा था ना, हॉस्पिटल जाते हुए रास्ता क्लियर करके दिया था। 2 लोगों ने मदद की थी, ये दोनों वही हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। शरद की बात सुन मंजू ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, उस दिन हमारा पूरा परिवार मंदिर गया था, हमारे पास कोई भी नहीं था। अगर रास्ता क्लियर ना होता वक्त पर तो बच्चे की जान बचा पाना मुश्किल होता, ऐसा डॉक्टर ने कहा। मेरे बच्चे को जन्म जरूर मैंने दिया, पर उसकी जिंदगी बचाने में आप दोनों का भी हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बोल रही हैं आप? हमने बस इंसानियत दिखाई है। आरब ने कहा तो स्वरा बोली, तो क्या नाम रखा है इस हीरो का? नाम नहीं रखा अब तक, आप दोनों का ही इंतजार था। अब आप आ गए हो तो आप ही रख दो। वैसे भी हमारे यहाँ बच्चे का नाम बुआ ही रखती हैं, मेरी कोई बहन नहीं। और आपने कहा था ना कि आपको बहन मानूं, तो मान लिया मैंने आपको बहन। तो बच्चे की बुआ होने के नाते नाम आप ही रख दीजिए, शरद ने कहा तो स्वरा मुस्कुराते हुए अपनी गोद में पकड़े बच्चे के कान में धीरे से कुछ बोली। फिर बाकी सबको देख उसने बच्चे के माथे पर किस किया और बोली, आशीष छोटे हीरो का नाम है आरब। स्वरा की बात सुन सब खुश हो गए। आरब स्वरा को हैरानी से देखने लगा। स्वरा को पता था आरब उसे देख रहा है, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सब लोग बैठे बात कर रहे थे। शरद ने सबको उन दोनों से मिलवाया। सबके बीच कुछ वक्त रहने के बाद स्वरा ने और आरब ने उन्हें अपनी शादी की बात बताई और शादी में शामिल होने के लिए भी कहा। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल गए। 7 दिनों में शादी होने वाली थी, जिस वजह से दोनों परिवार तैयारी में जुटे थे। शादी के कार्ड, लोगों को आमंत्रण, टेंट वाला
कैटरिंग, शादी की शॉपिंग, बाकी घर की चीजों की खरीदारी, इन सब में ही दिन निकल रहे थे। 3 दिन बाद शादी थी। आज सब शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। सब तैयार थे। तब रमा बोली, स्वरा तुम घर का ध्यान रखना और कहीं जाना मत। वो घर में क्यों रहेगी? वो शॉपिंग के लिए नहीं आ रही? धर्म ने पूछा तो बुआ बोली, भैया शॉपिंग के लिए दोनों परिवार जा रहे हैं। उनके साथ दूल्हे राजा भी तो आएंगे। शादी होने तक ये दोनों मिल नहीं सकते, इसीलिए स्वरा नहीं जाएगी। हम ठीक है, पर अगर वो आ जाती तो अच्छा होता। धर्म ने कहा तो रमा बोली, अरे रहने दीजिए, हम चलते हैं। फिर स्वरा को वहीं छोड़कर सब लोग निकल गए। स्वरा अपने कमरे में चली आई। मॉल के पास गाड़ियां पहुंची। कुछ गाड़ियों से स्वरा का परिवार निकला तो कुछ गाड़ियों से आरब का परिवार। सब साथ में अंदर गए और शॉपिंग करने लगे। जब आरब ने स्वरा को नहीं देखा तो पिंकी को पूछा, ये स्वरा कहाँ है? दिख नहीं रही है। मामी ने ये कहकर उसे घर रोक लिया कि शादी होने तक आप दोनों नहीं मिल सकते। पिंकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उदास चेहरा लिए आरब सबके बीच आ गया। उसकी उदासी शिल्पी और राम दोनों समझ गए। शिल्पी और राम आकर उसके अगल बगल बैठ गए। राम बोला, मैंने सुना है किसी की शादी हो रही है। हो रही है, शिल्पी ने सिर हिलाते हुए कहा। तो राम बोला, लगता है कोई खास नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया, शिल्पी ने उसी अंदाज में कहा। राम बोला, कोई बहुत उदास है। कोई उदास नहीं, जाओ दोनों। आरब उन्हें झिड़कते हुए बोला। तो राम बोला, हाँ भाई हाँ, अब तो आपको बस भाभी चाहिए, हम तो कुछ है ही नहीं। ये सच कहा तुमने, तुम दोनों कुछ हो ही नहीं। तुम तो बस खुशी मनाओ कि मेरी दया से यहाँ खड़े हो, वरना आज भी वहीं कचरे के डिब्बे में पड़े रहते तुम दोनों। आरब ने कहा तो शिल्पी कमर पर हाथ रखकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है कि आप हमें कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे? उसकी बात सुन आरब दांत दिखाते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। शिल्पी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आरब का मन न जाने क्यों घबरा रहा था, उससे वहां बैठा नहीं गया। अपना फोन हाथों में घुमाते हुए आरब थोड़ा साइड आ गया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, सच में घर के सामने हो? अरे हाँ हाँ, मैं सबको लेकर आई हूँ साथ में। स्वरा अकेली है घर में। हाँ तुम चिंता मत करो, कैसे भी करके सबको दिन भर रोक के रखूंगी। तुम ले जाओ उसे, वो खत छोड़ना मत भूलना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मेरा पैसा मुझे दे देना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरब ने देखा तो रमा सबसे दूर खड़ी किसी से बात कर रही थी। रमा की बात सुन आरब का दिमाग ठनका। उसे उस दिन की बात याद आई जब वो स्वरा के रूम में छुपा था और रमा आकर उसे उठवाने की बात कर रही थी। आरब को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे। बिना देर किए आरब बाहर की ओर भागा। उसे जाता देख जानकी बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा? जरूरी काम है माँ, कहते हुए आरब निकल गया। अपनी कार में बैठा आरब बार बार स्वरा का फोन ट्राई कर रहा था। वक्त बीत रहा था और आरब का दिल भी घबरा रहा था। न जाने कई बार उसने स्वरा का नंबर डायल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से आरब का दिल घबरा रहा था। आरब ने एक बार स्वरा का नंबर डायल किया। इधर स्वरा के घर के सामने खड़ा शख्स पूरे घर को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुन किचन में बर्तन साफ कर रही स्वरा हाथ धोकर बाहर आते हुए घड़ी देखने लगी। टाइम देखकर बोली, जरूर टेंट वाले होंगे, इतना लेट कर दिया इन्होंने भी। कहते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने खड़े आदमी को देख उसकी सांसें रुक गईं। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तुम? स्वरा ने डरते हुए कहा, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, वही जमींदार का बेटा विक्रम था जो उसके पीछे पड़ा था। विक्रम को देख स्वरा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो विक्रम ने उसके ऐसा करने से पहले ही वो अंदर घुस गया। स्वरा चिल्लाई पर कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। पूरा परिवार शॉपिंग के लिए गया था। वहीं आस पड़ोसी अपने काम पर। उसे देख स्वरा अपने कदम पीछे खींचने लगी। मैंने सुना तू शादी कर रही
रही है, क्या ये सच है? पर क्या तुझे पता नहीं कि मैं तुझ पे मरता हूँ? तू ऐसे कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है मेरे होते हुए? दुल्हन तो तू बनेगी, जरूर बनेगी, पर किसी और की नहीं, सिर्फ इस विक्रम की। विक्रम कहते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसके पास आया, स्वरा ने उसे धक्का दे दिया और खुद दूसरी तरफ से निकलने लगी, पर विक्रम ने उसका पैर पकड़ लिया। स्वरा जमीन पर गिर गई। साली, मुझे धक्का देगी तू? कहते हुए विक्रम ने उसके बाल पकड़े और उसे खड़ा किया। उसके मुंह को हाथों के बीच दबाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तू बच पाएगी मुझसे? तो तू गलत है। तू खुद भी नहीं बच सकती, न ही कोई तुझे बचा सकता है। तुझे तो मैं अपना बना कर रहूंगा। 50 लाख दिए हैं तेरे बदले, तेरी माँ को। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? उसकी बात सुन स्वरा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे जैसे झटका लगा हो। स्वरा को लगता था कि वो जमींदार के बेटे से शादी करने के लिए फोर्स करेगी, पर उसे ऐसा कभी नहीं पता था कि रमा उसे बेच देगी। स्वरा का हाथ पीछे रखे टेबल से लगा था। स्वरा अपने हाथ इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसके हाथों में एक गमला आया। उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए स्वरा ने वो वास विक्रम के सिर पर दे मारा। सिर पर वार होते ही उसकी पकड़ ढीली हो गई। स्वरा ने उसे धक्का दिया और साइड वाले रूम में, यानी अपने रूम में घुस गई और दरवाजा लगा लिया। कोने में घुटनों को मोड़े बैठी स्वरा रोए जा रही थी। उसका पूरा जिस्म घबराहट से थर-थर कांप रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फोन पर गई। अपना फोन उठाया उसने। उसमें आरब के कई कॉल थे। अगला कॉल आते ही उसने फोन उठा लिया। स्वरा के फोन उठाते ही आरब गुस्से से बोला, स्वरा स्वरा, कहाँ थी तुम? कब से फोन लगा रहा हूँ। दूसरी ओर से स्वरा की धीमी पर रोते हुए आवाज आई, आरब। ये पहली बार था जब स्वरा ने उसे सर नहीं बल्कि आरब कहा। स्वरा की रोती आवाज सुन आरब बोला, कहाँ हो तुम? वो घर में घुस गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ले जाएगा मुझे, स्वरा ने कहा। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आई। मुझे पता है तुम यहाँ हो, अब चलो चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के मारे स्वरा के हाथ कांपने लगे। तभी आरब की कार के सामने दो लोग झगड़ा करते हुए आए। आरब उन्हें हटने को कहने लगा, वो हट नहीं रहे थे। थक हार कर आरब कार से उतरा और भागते हुए स्वरा के मोहल्ले में पहुंचा। घर के पास पहुंचकर आरब ने देखा दरवाजा अंदर से लगा था। आरब ने दरवाजा खटखटाया पर कोई रिस्पांस नहीं आया। आरब ने इधर उधर देखा, फिर वो घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया। धर्म के कमरे की खिड़की उसे खुली दिखी। पाइप से चढ़ते हुए आरब धर्म के कमरे में पहुंचा। बाहर से विक्रम की धमकियों की और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थीं। स्वरा के रूम के सामने खड़ा वो स्वरा को दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। आरब उसके पास गया और एक पंच उसके मुंह पर मारा। विक्रम क्या हुआ ये सोच पाता उससे पहले ही आरब ने एक और मुक्का मार दिया। आरब कभी हाथ से कभी लात से विक्रम को मारे जा रहा था। उसके हाथ में जो आता उससे आरब विक्रम को मार रहा था। जब विक्रम की हालत बहुत खराब हुई तब आरब ने उसके गेट पर मुक्का मारा। विक्रम नीचे गिर गया। उसके सामने बैठते हुए आरब बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की, उसे हाथ लगाने की? वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके साथ गलत करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। पछताएगा साले, तू बहुत पछताएगा। कहकर उसने एक और लात मार दी उसके पेट पर। तभी वहां पुलिस आ गई और साथ साथ आरब और स्वरा का परिवार भी। पुलिस विक्रम को अपने साथ ले गई। आरब को स्वरा का ख्याल आया। वो दरवाजे के पास गया और बोला, स्वरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ आरब, स्वरा दरवाजा खोलो। उसने 2-3 बार आवाज दी पर दरवाजा नहीं खुला। राम और आरब ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही आरब ने इधर उधर देखा। उसे बिस्तर के एक कोने में स्वरा दिखी। वो उसके पास गया तो उसे एहसास हुआ कि वो बेहोश हो गई है। आरब ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाकर उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, स्वरा स्वरा, आंखें खोलो, स्वरा उठ जाओ ना, देखो मैं हूँ, स्वरा उठो ना, स्वरा। बुआ बोली, पिंकी तुम क्या देख रही हो, डॉक्टर है ना तू, जाके चेक कर उसे। उनके कहने पर पिंकी ने सिर हिलाया और स्वरा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लगी। कुछ देर बाद पिंकी बोली, शायद बहुत ज्यादा डर गई है जिस वजह से बेहोश हो गई। मैं इंजेक्शन और मेडिसिन लिख कर देती हूँ, इंजेक्शन दे दूंगी, होश आने के बाद शायद सिर घूमता रहे
तो गोली दे देंगे, कहकर उसने एक कागज पर कुछ लिखा। राम ने वो कागज लिया और कहा, मैं लेकर आता हूँ, कहकर वो चला गया। आरब वहीं वैसे ही सुरा का हाथ पकड़े बैठा रहा। सब लोग एक एक करके बाहर चले गए। अब कमरे में बस धर्म, रमा, स्वरा और आरब ही थे। रमा जैसे ही सुरा के पास आई और उसके सर पर हाथ रखने लगी, आरब ने उसका हाथ पकड़ा, बिना उसकी ओर देखे बोला, जिंदा रहने की ख्वाहिश में अगर होंगी आप तो दूर रहिए मेरी स्वरा से। उसकी हालत तो देख ली होगी आपने। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं वही हालत आपकी भी करूं। मैं आखिरी बार आपकी जान बख्श रहा हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि दामाद अपनी सास को हवालात भेजे। अपने काम से काम रखिए। आपकी वजह से स्वरा को या पिताजी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपकी जान ले लूंगा, याद रखिए। और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो बोल रहा हूँ। आरब ने सारी बातें गुस्से में भर के दांत पीसते हुए कही थीं। उसकी बात सुन रमा डर गई। धर्म ने जब उसकी बात सुनी तो बोला, ये क्या बोल रहे हो बेटा? वही जो आप समझ रहे हैं पिताजी, ये सब आपकी बीवी का किया कराया है। आरब की बात सुन धर्म गुस्से से रमा को देखने लगे। रमा रूम से बाहर निकल गई। मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, ये हद से आगे बढ़ रही है, पुलिस को सब बता दूंगा, धर्म ने कहा और फोन हाथ में लिया। तभी आरब बोला, नहीं अभी नहीं पिताजी, अगर अभी पुलिस आई तो सब में बात फैल जाएगी, लोगों के बीच बातें होने लगेंगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मुझे बस स्वरा की चिंता है। लोगों की बातें कहीं स्वरा पर असर ना कर जाएं। डर के मारे बेहोश हो गई है ये। अगर लोगों की बातें सुनेगी तो पता नहीं दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। शादी तक शांत रहिए, बाद में जो करना है कर लीजिएगा। आरब की बात को सहमति जताते हुए धर्म बाहर चले गए। स्वरा के सिर पर हाथ फेरते हुए आरब उसे देखने लगा। कुछ वक्त बाद पिंकी इंजेक्शन के साथ आई और स्वरा को इंजेक्शन लगाकर चली गई। आरब वहीं बैठा रहा। आधे घंटे बाद स्वरा की पलकें फड़फड़ाईं। स्वरा को जैसे ही होश आया, आरब ने उसे वैसे ही गले से लगा लिया। आरब की अचानक की गई हरकत से स्वरा दंग थी। तभी उसे सब याद आया, विक्रम का आना और बाकी चीजें। जैसे ही उसे सब याद आया, वो कांप गई। डर के कारण वो आरब की बाहों में थर थर कांपने लगी। उसे इतना डरा हुआ देखकर आरब ने उसे अब टाइटली हग कर लिया। स्वरा धीरे धीरे उसकी बाहों में सिसकने लगी। उसके सिर से हाथ फेरते हुए आरब बस उसकी सिसकियां सुने जा रहा था। कुछ वक्त बाद जब उसकी सिसकारियां कम हुई, तब आरब ने उसे दूर किया और बोला, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चला गया वो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पर था। जब रूम में आई और फोन की फ्लैश देखी तब फोन उठाया। स्वरा ने धीरे से जवाब दिया, स्वरा चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, डरना मत। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो डरने से टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढने में लगाना, आरब ने कहा। स्वरा ने हाँ में सिर हिलाया और उसके गले लग गई। तभी वहां बाकी सब आ गए। कौन था वो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे आरब बेटा? तुम तो शॉपिंग के लिए आए थे, फिर ये सब ये हो क्या रहा है स्वरा बेटा? बुआ ने पूछा तो आरब बोला, आंटी जी वो लड़का स्वरा के पीछे पड़ा था। आज जब उसने सबको जाता देखा और स्वरा को अकेला पाया तो उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को कह रहा था। तो बस स्वरा ने मौका देखते ही मुझे फोन किया और मैं पहुंच गया। आरब ने सबको समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। पूरा दिन आरब स्वरा के पास बैठा रहा। शाम को सब बाहर बैठे आगे की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। कमरे में जानकी आई और बोली, आरब बेटा घर आ रहे हो ना? उनकी बात सुनकर स्वरा ने आरब का हाथ पकड़ लिया। आरब ने उसे और फिर हाथ को देखा तो सिर झुकाते हुए स्वरा ने हाथ पीछे खींच लिए। चलिए माँ बाहर चलिए, आरब ने कहा और स्वरा का कंधा थपथपाते हुए बाहर चला गया। बेटा स्वरा कैसी है? उमेश ने पूछा तो आरब बोला, ठीक है, बट अभी भी डरी हुई है। मुझे आप सबको कुछ बताना है। क्या बताना है? मासी ने पूछा तो आरब बोला, स्वरा डरी हुई है। मैं उसे अकेला छोड़कर किसी और प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने द डायमंड होटल बुक किया है। अभी 1 घंटे में निकलना है। वहीं पर कल सुबह मेहंदी का फंक्शन, रात को हल्दी और अगले दिन शादी होगी। सब साथ रहेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और डरेगी नहीं। अगर आप में से किसी को मेरा आइडिया पसंद ना आया हो तो कहिए,
देखो, हमें कोई समस्या नहीं है, बस समधी जी क्या चाहते हैं? उमेश ने धर्म को देखते हुए कहा। तो धर्म ने एक नज़र आरव को देखा, फिर रमा और फिर उमेश को देखते हुए बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं समधी जी। सबने शादी से रिलेटेड सारा सामान गाड़ियों में रखवाया और 1 घंटे में सब होटल के लिए निकल गए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।